कि एक बहुत ही सेंसेशनल और सेंसिटिव केस जो है थाना पंचरुखी में काकड़ा पुलिस द्वारा जो है इस महीने की 15 तारीख को दर्ज किया गया था। और इसमें बैकग्राउंड में जो है जनवरी से ये इंसिडेंट्स जो है उसकी घटना को फाइनली जब पूरा इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमें कंक्लूड किया है तो ये घटना जनवरी माह की थाना पंचरुखी के क्षेत्र में लगते हुए गांव पंचायत सल्याना एरिया की है। मेरे लेफ्ट में मेरे साथ इस जो हमने एक एसआईटी बनाई थी उसके इंचार्ज डीएसपी पालमपुर लोकेंद्र नेगी जी और इनकी टीम जिसमें कि एसएचओ पालमपुर इंस्पेक्टर भूपिंदर और हमारे पालमपुर साइबर सेल के मेंबर जो हैं कांस्टेबल प्रवीण और इनके साथ ही जो अन्य जो पुलिस टीम जो आज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है लेकिन मेंशन करने के लिए एसएचओ भवारना उनकी टीम, एसएचओ पालमपुर उनकी टीम। तो ये एक बहुत ही पेचीदा मैटर को जो है इन्होंने अपनी समझदारी से और पूरी मेहनत से इसको हमने वर्कआउट किया है। तो मैं इसके बैकग्राउंड में आपसे स्टार्टिंग से ये बताना चाहूंगी कि जनवरी में हमें एक ये मिसिंग रिपोर्ट जो है थाना पंचरुखी में एक पंकज नाम के शख्स की दर्ज की गई थी और 19 जनवरी को ये रिपोर्ट पंचरुखी में दर्ज हुई थी, जबकि व्यक्ति जो है 18 जनवरी से अपने घर से मिसिंग था। उस मिसिंग रिपोर्ट पे जो है जो हमारा मिसिंग पर्संस का प्रोटोकॉल है उसके तहत जो है इलाका में छानबीन की गई और उसकी जो मिसिंग व्यक्ति उसकी बाइक जो है उसके घर से लगभग 500 मीटर दूर जो है एक एरिया में पार्क्ड पाई गई थी। क्योंकि ऐसी शंका जाहिर की जा रही थी कि वो कोई एक्सीडेंटल फॉल या कोई अप्रिय घटना उस एरिया में ना हुई हो, इसलिए परिवारजनों के साथ मिलके 4 बार उस पूरे एरिया को जो है पुलिस टीम द्वारा कॉम्बिंग की गई ताकि कोई एविडेंसेस उस बारे में हमें मिले, लेकिन उस तरह की कोई भी एविडेंसेस बाइक के आसपास के एरिया से हमें नहीं मिली थी। और पर्सन का जो सीडीआर है, मिसिंग पर्सन का जो मोबाइल फोन है, उसको भी जब एनालाइज किया गया तो 18 जनवरी से ही लगभग दिन के 11 बजे से उसका लोकेशन अपने घर के पास ही आते हुए वो मोबाइल वहां से कोई और फर्दर लिंक्स हमें नहीं मिले। इसके साथ ही फाइनेंशियल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स जो है फॉलोअप हम करते रहे, लेकिन किसी प्रकार की लीड इस मैटर में नहीं मिल रही थी। परिवारजनों के शक पे जो है उनके पड़ोस में ही रहने वाले एक परिवार को जो है जांच में शामिल भी किया गया और उनके फर्दर जो फैमिली ने इंडिकेट किए उस तहत भी कार्यवाही आगे हमने बढ़ाई। इसी बीच जो है पुलिस थाना ज्वालाजी के अंतर्गत एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी जो है जंगल के बीच में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा स्पॉट की गई थी। उस बॉडी के क्योंकि ये मिसिंग पर्सन की सूचना सभी जिला के सभी थानों में ऑलरेडी थी, तो उसके तहत एक अलर्ट जो है इशू हुआ कि ये बॉडी जो है इसको कोई आइडेंटिफाई कर पाए। उसी के तहत परिवारजन जो है बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए ज्वालाजी के क्षेत्र में इनको एंगेज किया गया। प्रथमतया जो है इन्होंने डीएनए रिपोर्ट्स के लिए प्रेस किया, लेकिन फिर मृतक के जो एक टैटू उसका बना था उसको आइडेंटिफाई करते हुए और एक पर्टिकुलर उनकी जो बॉडी में फुट की शेप थी उसको जब नोटिस किया गया तो परिवारजन ने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये पंकज की डेड बॉडी है और वहां से ये जो कहानी है स्टार्ट हुई। तो ज्वालाजी पुलिस जो है वो मृतक को टांडा हॉस्पिटल लेके आई, वहां पे जो हमारी प्रक्रिया है इसमें पोस्टमार्टम जो है कंडक्ट किया गया, लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ मौके की सिचुएशंस जो हमने ऑब्जर्व करी उससे ये आइडिया लग रहा था कि कोई होमिसाइडल केस ये हो सकता है। जैसे कि जो चप्पल है वो डिफरेंट फील हो रहे थे, साथ में जो है व्यक्ति की जैकेट मिसिंग थी और इस तरह की कुछ चीजें थी जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस टीम ने इसको छानबीन को आगे बढ़ाया। उसके तहत ही सेंसिटिविटी को देखते हुए जो है एक एसआईटी का गठन किया गया था जिसके मेंबर्स जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस करे 17 को एसआईटी जो है फुल फ्लेज जो है लगभग 4 टीम्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इसमें स्टडी करने लगी, जिसमें कि एक टीम जो टेक्निकल सेल है उसने सेलफोन एनालिसिस सभी सस्पेक्टेड और फैमिली मेंबर्स के हमने स्टडी किए। एक टीम जो है वो ज्वालाजी में जाके जो क्षेत्र है उसकी कॉम्बिंग की गई। एक टीम द्वारा लोकल इंटेलिजेंस जो हमारा रहता है उसको हमने बिल्डअप करा और इस तरह हम इसमें आगे बढ़े। तो पहली सस्पिशन पे हमने एक महिला निशु बाला, उसका हस्बैंड सुशील
और उस लड़की के फादर उत्तम, इनको हमने अरेस्ट किया और इनसे गहनता से छानबीन स्टार्ट की गई। छानबीन में ये पता चला कि जो निशु बाला है और जो डिजीज पंकज है वो लगभग 8-9 साल से एक दूसरे से परिचित है। पड़ोस में इनका घर है और एक दूसरे के यहाँ इनका आना जाना है। और क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड इनकी पास्ट है, तो निशु बाला जो है उसने पंकज पे 2 एफआईआर भी करवाए हैं, जिसमें कि मोलेस्टेशन और हाउस ट्रेसपासिंग इस तरह की एलिगेशंस लगाई गई है। लेकिन उन एफआईआर के बाद भी इन दोनों का आपस में जो मिलना है वो जारी रहा है और ये सूचना काफी इलाका में भी ये जो हमारी टीम है उनके द्वारा ये सूचना पता की गई थी। तो घटना वाले दिन यानी कि 18 जनवरी 2025 को जब एक्यूज निशु बाला का हस्बैंड जो है वो अपने काम से सिलसिले से घर से बाहर गए, तो एक अपने अरेंजमेंट के तहत पंकज को जो है इशारा करके इन्होंने अपने घर बुलाया। घर पे ऑलरेडी सीसीटीवी कवरेज है जिसको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बंद किया गया। और क्योंकि इनकी आपसी क्रिमिनल केसेस भी चल रहे थे और कुछ शक एक दूसरे पे भी इनका रहता था, तो इनका उस दिन 18 जनवरी को अपने ही घर में जहाँ इनका मिलने का स्पॉट था उस कमरे में इनकी आपस में बहस हुई, थोड़ी सी हाथापाई हुई। और उस दौरान जो है निशु वाला जो है उसने उस कमरे में पड़ी हुई कुदाली से जो है पंकज के सिर पे वार किया और 3-4 बार वार करने से जो है उसको सर पे जो है चोट आई। और चोट के आते ही जो ब्लीडिंग और ये सब देख के जो महिला है उसने उसको वहीं पे डेड बॉडी को कमरे में ही रहने दिया और वो अपने मायके जो पंचरुखी में ही है वहां पे गई। वहां जाके अपने पिता और अपनी बहन जो है उसको ये पूरी घटना जो है उसके बारे में बताया। उसके बाद इन्होंने मिलके इसकी जानकारी जो है आपस में शेयर की। मृतिका ने अपने हस्बैंड को भी फोन किया, उसको भी जानकारी ये हुई कि उसके घर में एक डेड बॉडी पंकज, जिसको सभी लोग जानते थे आपस में एक दूसरे को, वो उसकी डेथ हुई है। इसके बाद ये लोग इस जानकारी के बाद इनको एक शादी अटेंड करनी थी पालमपुर के क्षेत्र में, तो एलिबाई के तौर पे ये उस शादी में भी सभी लोग प्रेजेंट हुए। जो मृतिका का हस्बैंड सुशील है वो अपने स्कूल से स्कूल ड्यूटी आवर्स के बाद घर पे आके अपने बच्चों को उनके अपने ससुराल में छोड़ के पंचरुखी में फर्दर शादी की तरफ गया। शादी में ये सभी लोग आपस में मिले, जिसमें कि निशु जो मेन आरोपी है जिन्होंने वार किया और जिसका पुराना आपसी संबंध जो है पंकज के साथ थे, उसका हस्बैंड सुशील, निशु के फादर ध्यान उत्तम चंद, मृतिका की बहन रजनी का हस्बैंड जो कि नगरोटा का रहने वाला अजय, तो उसको भी वहां पे बुलाया गया। तो ये सभी वहां पे इकट्ठे हुए। फिर इन्होंने एक योजना तैयार की कि किस तरह इस बॉडी को जो है डिस्पोज किया जाए। और इसी के तहत पहले ये लोग जो है एक रेकी करने के पर्पज से नागनी की तरफ से खुंडिया के जो रोड है उस तरफ गए और इन्होंने रेकी करके स्पॉट आइडेंटिफाई करने की प्रयास करेगी किस तरफ जो है ट्रैफिक कम रहेगा या जंगल रहेगा जहाँ पे बॉडी को जो है डिस्पोज किया जाए। फिर ये वापस आके जो है आपस में इन्होंने जो प्लानिंग की थी उसके तहत जो डेड बॉडी है उसको कंबल में लपेट के और साथ में उसको कवर करके रस्सी से बांध के गाड़ी की डिक्की में, जो कि निशु बाला जो मेन एक्यूज है उसके हस्बैंड की गाड़ी जो है उसमें डिक्की में उस लाश को डाला गया और लाश को ले जाके 5 लोगों ने ले जाके उसको वहां पे जिस क्षेत्र में फाइनली रिकवर हुई ज्वाला जी के क्षेत्र में वहां पे डंप किया। उसके बाद जो इसके जैकेट और कंबल और रस्सी और चप्पल है उनको जो है एक दूसरे रोड पे जाके जो है जला दिया गया ताकि वो किसी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाए। और सेलफोन को भी एक तीसरे लोकेशन पे जो है तोड़ के जो है डिस्पोज किया गया। और पुलिस द्वारा अभी जो जले हुए कपड़े हैं उनकी रिकवरी की जा चुकी है। इसके साथ ही अभी हम फर्दर रिकवरीज भी कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन सभी एरियाज की हो गई है। और इसमें मैं ये भी आपके समक्ष रखना चाहूंगी कि निशु बाला की जो बहन है और जीजा है और साथ में उनका बेटा अभिषेक, बहन का बेटा अभिषेक, ये तीनों जो है अभी कुछ समय पहले भवारना पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा नाकाबंदी के दौरान एनडीपीएस एक्ट के केस में ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है। हमने इनकी कस्टडी ट्रांसफर करा लिया और अब इन सभी का जो है स्पॉट के जो और फर्दर जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको हम कवर कर रहे हैं।
तो मैं ये इसमें फर्दर कार्रवाई हमारी तरफ से जारी है। अभी सेलफोन की रिकवरी और अन्य जो एविडेंसेस हैं उनकी रिकवरी पुलिस टीम डिफरेंट एरियाज में जाके करेगी। मैं ये कहना चाहूँगी काफ़ी पेचीदा और एक बहुत ही नाटकीय ढंग से जो है इस पूरे मर्डर को प्लान करके उसको डिस्पोज करने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन एसआईटी की टीम द्वारा बहुत अच्छा एक कार्य किया गया और बहुत जल्दी इस पूरे मैटर के जो डिटेल्स हैं हम वर्कआउट कर पाए हैं। तो मैं एसआईटी की टीम को बधाई देती हूँ और साथ में लोगों का भी सहयोग जो हमें मिला है इस दौरान उसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पुलिस को अपना कार्य करने में सहयोग दिया। थैंक यू। देखिए अभी तक जो नामजद हमारे पास आरोपी हो चुके हैं वो 6 हैं टोटल, जिसमें से 5 हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिए। जो छठा एक्यूज्ड है वो जैसे मैंने बताया आपको जुडिशियल कस्टडी में, उनको भी हम कस्टडी ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगा चुके हैं। वो ऑलरेडी किसी और केस में अरेस्टेड है, इस केस में उनको कस्टडी ट्रांसफर करके अरेस्ट करके उनको इन्वेस्टिगेशन में एंगेज किया जाएगा। इसमें 2 महिलाएं और 4 मेल मेंबर, 5 में 2 महिलाएं 3 मेल मेंबर्स है और जो छठा व्यक्ति वो भी मेल है। छठा इनका साथी है? नहीं, जो छठा व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं वो निशु बाला जो मेन एक्यूज्ड है उसकी सिस्टर का बेटा है, अभिषेक। पहले मामले थे या देखिए जो डिजीज है पंकज और जो मेन एक्यूज निशु है उनका आपस में 2 केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें कि निशु वाला जो कंप्लेनेंट है और पंकज के खिलाफ उन्होंने मुकदमे करवाए हैं और इनकी जो आपस में बहस और लड़ाई का जो विषय था वो यही था कि ये 8-9 साल से एक दूसरे से परिचित थे, लेकिन निशु बाला की जो वैवाहिक जिंदगी है वो किसी और व्यक्ति से थी और ये बार बार केस को विड्रॉ करने के लिए, शादी करने के लिए इस तरीके का इनका मनमुटाव जो है आपस में लंबे समय से चल रहा है। देखिए इस क्राइम में 3 पहलू हैं। एक तो कि वेपन को यूज करके किसी की जान लेना, उसमें एक पक्ष है और उसके बाद दूसरा पक्ष ये है कि उसकी बॉडी को इस तरीके से डिस्पोज करने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी रचना, जिसमें कि बॉडी को कहाँ डिस्पोज करना है, किस तरीके से छुपाना है, एविडेंसेस किस तरह से जो है मिटाने। और थर्ड एस्पेक्ट की जब पुलिस की जो इंक्वायरीज है उसमें गलत दिशा में पुलिस टीम को डालना और उसको गलत एक इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि यदि आप मौके पे जाके देखेंगे तो दोनों घर बिल्कुल साथ साथ ही कंस्ट्रक्टेड है और जो फर्स्ट एड इन्फॉर्मेशन पुलिस को किसी भी क्राइम को वर्कआउट करने के लिए चाहिए होती है उसी में डिस्टॉर्शन है। तो शुरू से ही इस मैटर को जो है उलझा के और दिशा भटकने की स्थिति जो बनाई गई, लेकिन परसिस्टेंस और जो हमारी सभी टीम्स ने लगातार जो हर एक एंगल पे इसको एक्सप्लोर करने का जो प्रयास किया, जिसमें कि टेक्निकल इनपुट्स भी हैं और ग्राउंड लेवल पे इंटेलिजेंस जुटाना और उसके साथ एविडेंसेस को किस तरह समेट के एक जो चेन जो है उसको कंप्लीट करना, उसमें समय भी लगा। और क्योंकि कुछ लोग पहले से जुडिशियल कस्टडी में थे, उनको ही कस्टडी ट्रांसफर करके उनको आपस में एक जब पुलिस इंटेरोगेशन में व्यक्ति कुछ फैक्ट्स छुपाता है, कुछ बताता है, लेकिन यही हमारा कार्य है कि सारी जो पिक्चर है उसको क्लियर किया जाए, हर एक सवाल का जो जवाब ढूंढा जाए और उसी के तहत अब इस मैटर में हर किसी का रोल अलग तरीके का डिफाइन किया जाएगा और उसी तरीके से उनकी चार्जशीट बनाई जाएगी। लेकिन इस तरह के जघन्य अपराध में शेल्टर करना, एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करना, कॉन्स्पिरेसी करके सहायता करना, ये सभी डिफाइंड क्रिमिनल एक्ट्स हैं और जिनके तहत हम इस केस की जो चार्जशीट जब सबमिट करेंगे तो हर एक व्यक्ति का रोल उसमें एविडेंसेस के साथ आइडेंटिफाई करके लिखेंगे। देखिए भवारना पुलिस स्टेशन में अभी कुछ समय पहले ही एक एनडीपीएस एक्ट के तहत जिसमें कि चरस जो है रिकवर की गई थी, उसमें रजनी बाला, उसका पति अजय, रजनी वाला और अभिषेक जो माँ और बेटा है उनको अरेस्ट किया गया और इनके जो केसेस हैं, ये जो अजय है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री लंबी है, उसमें पहले भी बहुत सारे मुकदमे जो धर्मशाला, नगरोटा, भगवान अन्य क्षेत्रों में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ये तीनों लोग ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में थे। हमने उनकी कस्टडी ट्रांसफर करके इस केस में उनकी जो भूमिका है उसको इन्वेस्टिगेट किया और एविडेंसेस के साथ उनको अब हम आगे इस फाइल को बढ़ाएंगे। देखिए अभी तक लगभग जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की चेन है
वो बॉडी के डिस्पोजल तक कंप्लीट है, लेकिन क्योंकि जनवरी का इंसिडेंस है तो हर एक मेंबर जो पॉसिबल एक्यूज या जिसको ये जानकारी हो सकती है वो छानबीन की हमारे दायरे में है। और अभी तक 6 लोग इसमें हम आइडेंटिफाई बाय नेम कर चुके हैं। इसके बाद फर्दर और अन्य लोग अगर किसी ने ये सहायता किया या कोई फैक्ट्स पुलिस को रिवील करने से गलत दिशा में भटकाने का प्रयास किया तो उस दिशा में भी जो इन्वेस्टिगेशन अभी आगे बढ़ेगी। नहीं, अभी वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो जैसे मैंने कहा बहुत बार इस केस में गलत इन्फॉर्मेशन से भटकाने के प्रयास किए गए, लेकिन फाइनली ये सभी लोग जब इकट्ठे हो और इकट्ठे इनसे संयुक्त रूप से जब हमारी इंटेरोगेशन हुई है तब ये सारी चीजें सामने आई। तो कुदाली को अलग तरीके से डिस्पोज किया गया है, उसको पुलिस टीम रिकवर करने की प्रोसेस में है और बहुत जल्द वो रिकवर होके जो है उसको एज एविडेंस केस फाइल पे एंगेज। जिस क्षेत्र में बॉडी को डंप किया गया है कि क्या वहां पर भी ऐसे जांच के दौरान पता है कि अन्य लोगों की होने की नहीं, देखिए जो जहाँ पे बॉडी को डंप किया गया था वो एक मौका पे जो देखा गया वो एक डंपिंग साइट की तरह है। वहां पे लोग अपने घर का कचरा और ये सब चीजें फेंकते हैं। बट जैसे मैंने पहले कहा कि जब एक डेड बॉडी इतने लंबे टाइम के बाद मिलती है तो काफी प्यूट्रिफाइड हालत में मिलती है, तो ऐसे चेहरा देख के या ऐसा सामने से देख के क्या इंजरीज उस समय हुई होंगी वो पता करना ऐसे नेकेड आई से मुश्किल है, क्योंकि लगभग 1 महीने के बाद ये बॉडी रिकवर हुई। बट जो हालात और जो सिचुएशंस लगती हैं उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति क्यों पहुंचेगा, उस हालत में क्यों पहुंचेगा, ये सभी सवाल जो पुलिस टीम्स जनरली जिस मौके पे जाके सिचुएशन को समझती है तो क्लूज तो वहीं से मतलब डाउट तो वहीं से स्टार्ट हो गया कि ये व्यक्ति यहाँ कौन है और कहाँ यहाँ कैसे पहुंचा होगा। जब आइडेंटिफिकेशन हुआ तो जो मिसिंग केस है उससे जब तार इसके जुड़े और जो पुलिस टीम्स है ज्वालाजी में जाके भी हमारी टीम ने मौके पे देखा और बाकी सब सिनेरियो को जब हम बैकग्राउंड से लेके चले तब ये तार आपस में कनेक्ट हुए और ये केस जो है इस तरीके से नहीं, एक ढांक से उसको नीचे गिरा दिया गया था जी। हाँ, वो ज्वालाजी में ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनको स्मेल आई, उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। वो घास काटने लकड़ी काटने जंगल में गए थे और फिर जब पुलिस वहां पहुंची तो ये बॉडी निकली। उस बॉडी के फोटो का सर्कुलेशन जैसे होता है सभी थानों में किया गया कि किसी का कोई अनआइडेंटिफाइड केस है, क्योंकि हमारा केस ऑलरेडी अंडर इंक्वायरी चल रहा था तो इनके परिवारजन को वहां एंगेज किया गया। फर्स्ट टाइम ये पूरी तरह से श्योर नहीं थे तो इन्होंने कहा कि डीएनए से हमें पता चलेगा, लेकिन बाद में वो जो टैटू था जो कि मेन मुख्य जो आरोपिया निशा है उसी के नाम का टैटू, वो जो निशु नाम का टैटू था उससे उसको आइडेंटिफाई किया गया और उस व्यक्ति की पिकुलर फिंगर्स थी जो उसकी फैमिली में पैर की जो फिंगर्स है उनका शेप जो है वो 2 क्लूज जो हैं उससे फैमिली ने उनको डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया कि ये पंकज की ही बॉडी है। हाँ, पुलिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपके सबके माध्यम से सभी जो हमारे कैंडिडेट्स उनसे कहना चाहूंगी जिनका कल का एडमिट कार्ड यानी कि 22 फरवरी का एडमिट कार्ड इशू हुआ है वो कल 7 बजे पुलिस ग्राउंड में अपनी भर्ती देने के लिए नॉर्मल प्रोसेस में आए। जो 2 दिन मौसम की वजह से जो भर्ती हम पोस्टपोन किए हैं सिर्फ उन्हीं के लिए 7th और 8th की डेट्स रखी गई हैं। बाकी जो सारा शेड्यूल है जो पहले इशू हुआ है उसी के तहत जो है भर्ती पे शामिल।